पिछले 2 सालों में अगर हम देखते हैं, आईपीओ की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि काफी बड़े बड़ी कंपनियों ने अपने आईपीओ को मार्केट में इशू किया है। अगर मैं कुछ नाम लूं तो एलआईसी का नाम आएगा, बर्गर किंग है, जोमैटो है, नाइका है, इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, रुचि सोया है। और हमने देखा है खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स में आईपीओ को लेके एक अलग ही इंथुजियाज्म है अप्लाई करने का, आईपीओ मिल जाने का। तो एक्चुअली में है ये क्या आईपीओ, किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, आईपीओ के क्या फायदे हैं, क्यों लोग आईपीओ के पीछे इतना भाग रहे हैं, सच में फायदा है या नुकसान भी है, किस तरीके के फायदे हमें हो सकते हैं, हम जानेंगे सारी बातें आज इस वीडियो में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आईपीओ के बारे में एक एक बेसिक्स बात जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ऑल राइट, अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आईपीओ है क्या। हम सबको पता है आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी मैंने रिसेंटली बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पे जो एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आप लोगों को आईपीओ का एक छोटा सा झलक दिया था और मैंने कहा था कि हम डिटेल में बातें करेंगे। तो आज हम उसी पे बिल्कुल डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो सबको पता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसका मतलब जब कोई भी कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है तो उसके लिए उसे आईपीओ लाना पड़ता है, राइट। अब मैंने कहा पहली बार, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले कंपनी ने कभी किसी से पैसा उठाया नहीं है, बिल्कुल उठाया है, प्राइवेटली उठाती है। तो मैं फटाफट बता दूं प्राइवेटली क्या होता है। जैसे कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो फाउंडर, ओनर, प्रमोटर्स अपना पैसा डालते हैं। वो बिजनेस जैसे ही ग्रो होता है तो उसमें और भी एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स आते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं। थोड़ा और ग्रो होता है तो फिर वेंचर कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो पैसे डालते हैं। जब और भी ग्रोथ होता है और जब कंपनी को एक काफी बड़ा अमाउंट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 20,000 करोड़, तो उस केस में कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स या फिर बैंक भी इतना अमाउंट इतना इजिली देता नहीं है, राइट। तो उस केस में बेस्ट ऑप्शन है कंपनी के पास कि वो पब्लिक से पैसे उठा ले, राइट, क्योंकि पब्लिक में बहुत सारे लोग हैं तो वो आराम से उतने पैसे को रेज कर सकती है। अब बात आती है कि आईपीओ के पैसों का कंपनी करेगी क्या इतना बड़ा अमाउंट उठा के। बिल्कुल, एक्सपेंशन के लिए कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है कि अगर और भी फर्दर ग्रोथ करना है तो अगर मान लीजिए पहले से, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनको अब उस कंपनी से एग्जिट करना है ड्यू टू सम और द अदर रीजंस, काफी वजह हो सकती है, तो उसके लिए भी एक रास्ता बन जाएगा। स्टॉक मार्केट पे जब लिस्ट हो जाएगी वो कंपनी, तो वो पुराने इन्वेस्टर भी एग्जिट हो सकते हैं। उसके अलावा अगर कंपनी के ऊपर डेट है और उस डेट से छुटकारा पाना चाह रही है, क्योंकि डेट का अपना एक कॉस्ट होता है, इंटरेस्ट पेमेंट, तो इस केस में भी आईपीओ फायदा देता है। तो ये है कि आईपीओ कंपनी लेके क्यों आना चाहती है। आईपीओ के बाद आपने एक और टर्म सुना होगा कई बार, एफपीओ। एफपीओ का मतलब होता है फर्दर पब्लिक ऑफर, या इसको हम फॉलो अप पब्लिक ऑफर या पब्लिक इश्यू भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इनिशियल का मतलब फर्स्ट टाइम ला रही है कंपनी, बट ऐसा नहीं होता कि एक बार ले आई तो वो दोबारा नहीं ला सकती, बिल्कुल लाती है। अगर कंपनी आईपीओ के बाद फ्यूचर में अगर दोबारा इस तरह तरीके से पब्लिक से फंड रेज करना चाहे तो फिर हम उसे आईपीओ नहीं एफपीओ कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है अभी 2020 में जुलाई में यस बैंक ने 15,000 करोड़ का पब्लिक से दोबारा फंड रेज किया था, बट वो किसके थ्रू था, वो एफपीओ के थ्रू था। ओके, तो ये तो बात हुई कि ये आईपीओ क्या है और एफपीओ क्या है। अब हम बात करते हैं इसका प्रोसेस कैसे काम करता है, कंपनी को क्या करना पड़ता है आईपीओ लाने के लिए। तो ये एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करती है, जिसे हम कई बार मर्चेंट बैंकर भी कहते हैं, जो कि अंडरराइटर भी कहलाते हैं, अंडरराइटिंग की सर्विसेज देते हैं। तो मैंने ये टर्म यूज किया, इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर, इनका काम क्या है, राइट। तो एक्चुअली आप जितने भी बैंक है भी, चाहे वो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सारे बैंक्स अपार्ट फ्रॉम टेकिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी के अलावा भी ये काफी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनमें
आईपीओ कंपनीज के लिए लाना भी एक काम है, और भी काम करते हैं वो, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस भी करवाते हैं, उसमें हम नहीं जाते हैं, हम बात करते हैं आईपीओ की। ऑल राइट, तो जब कंपनी किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है कि आईपीओ लाने का काम देने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर का सबसे पहला काम होता है उस कंपनी की प्रॉपर वैल्यूएशन करना। वैल्यूएशन का मतलब क्या है? जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आई और ओवर द ईयर उसने परफॉर्म किया, काम किया, तो उसके वैल्यू में ऑब्वियसली इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकर पहले देखती है कि कितनी वैल्यू है अभी इस कंपनी की। मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज 10,000 करोड़ है, राइट। अब ये बात आती है कितना पोर्शन उस 10,000 करोड़ का कंपनी को एज अ आईपीओ इशू करना है। तो सपोज वो 2,000 करोड़ का आईपीओ लाना चाह रही है, इसका मतलब 20% स्टेक बेचा जाएगा। ये जब डिसाइड हो गया तो नेक्स्ट डिसीजन आता है प्राइसिंग का, कि किस प्राइस पे वो शेयर इश्यू किया जाए, कि एक शेयर का प्राइस क्या होगा। तो जब प्राइसिंग की बात आती है तो इसके दो तरीके हैं जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर या कंपनी आपस में मिलके डिसाइड करते हैं। एक ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड प्राइसिंग। फिक्स्ड प्राइसिंग का मतलब क्या है? मैं एग्जांपल दूं आपको, तो मैंने काफी पिछले वीडियो में इन्फोसिस शेयर का एग्जांपल लिया था, जिसमें मैंने बताया था 1993 में जब इन्फोसिस का शेयर आईपीओ के फॉर्म में आया था तो उसका प्राइस रखा गया था 95। इट मींस वो फिक्स है 95 रुपीज, राइट। दूसरा एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है? एक सिंगल प्राइस फिक्स नहीं होता है, एक बैंड डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जोमैटो का नाम लिया। जोमैटो का अगर आप देखेंगे जब आईपीओ आया था तो क्या प्राइस बैंड था? आप देखेंगे 72 टू 76। LIC का क्या था? 902 टू 949। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है। तो ये क्या है प्राइस बैंड? एक्चुअली कितनी बार कंपनीज को भी नहीं पता होता है कि राइट प्राइसिंग क्या किया जाए, तो वो एक ब्रैकेट दे देती है इन्वेस्टर्स को कि जिसपे वो बिड मंगाती है। बिड का मतलब क्या है? उस ब्रैकेट वाले प्राइस से, यानी कि अगर 902 रुपए से 949 रुपए है, तो इसमें किसी भी प्राइस पे आप कंपनी को एप्लीकेशन के लिए बिड लगा सकते हो। तो फिर सारा बिड आने के बाद कंपनी ये देखती है कि किस प्राइसिंग पे सबसे ज्यादा शेयर्स या आईपीओ के लिए डिमांड आई है, उसी को डिसाइड किया जाता है। तो जो मिनिमम प्राइस होता है उसे फ्लोर प्राइस कहते हैं, और जो मैक्सिमम है उसे हम सीलिंग कह लो, या एक कट ऑफ प्राइस होता है कि जो फाइनली डिसाइड होगा। तो ये बात हो गई प्राइसिंग की। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब ये आरएचपी क्या है? आरएचपी कंपनी का एक तरह से बायोडेटा है। उसमें कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, उनके पास्ट रिकॉर्ड्स, वो क्या काम करती है, प्रोडक्ट्स क्या बनाती है, सर्विसेज क्या है, ओवर द इयर्स उनके क्या प्रॉफिट रहे हैं, क्या लॉसेज रहे हैं, फ्यूचर्स में क्या प्लानिंग है, उनके स्ट्रेंथ क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, एंड सो फोर्थ। ये आरएचपी तैयार होने के बाद जो इन्वेस्टमेंट बैंकर ही बनाती है, ये फाइलिंग किया जाता है सेबी के साथ। ये फाइल हो जाने के बाद और भी बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, ये सारे प्रोसेस करने के बाद हम सेबी से अप्रूवल मांगते हैं। सेबी सारे प्रोसेस को, जो भी हमने प्रोसेस फॉलो किया है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन किया है, सब कुछ अगर इंटैक्ट है, प्रॉपर है, तो सेबी फिर आईपीओ को अप्रूव कर देती है कि इट मींस नाउ कंपनी कैन कम अप विद द आईपीओ। ओके, तो ये अप्रूवल मिलने के बाद अब बात आती है कि आईपीओ ओपन होता है। तो ओपन होने का मतलब एक डेट होता है, जनरली 3 से 10 दिन का होता है। अब ब्रैकेट देखेंगे, चाहे जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए, तो आपने देखा होगा वो जो इश्यू डेट्स है वो 3 से 10 दिन का ब्रैकेट होता है, जिसमें आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। प्राइस बैंड के लिए मैंने बता दिया। अब उससे इंपॉर्टेंट है कि वो लॉट क्या होता है, राइट। लॉट का मतलब होता है कि आप आईपीओ में जो शेयर्स खरीदेंगे वो एक या दो शेयर्स नहीं खरीद सकते। कंपनी एक लॉट साइज डिसाइड करती है, जैसे हो सकता है मिनिमम एक लॉट में 14 से 15 शेयर्स होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। वो 14 से 15,000 का, 15,000 तक का एक लॉट बना होगा। और ये लॉटिंग डिसाइड होने के बाद भी इश्यू साइज भी डिसाइड हो गया,
2000 का है, प्राइस भी डिसाइड हो गया। अब बात आती है कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं और किस किस कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। तो एक कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जो कि मैक्सिमम 2 लाख तक के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी आता है HNI का या NII का, 2 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी के लिए ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है जो इन्वेस्टर्स है वो है QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं। अब इन सब का कोटा है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का कोटा है 35% का, इसी तरह HNI का कोटा है 15% का और QIBs का कोटा है 50% का। कोटा का मतलब क्या है, अगर 2000 करोड़ का इश्यू साइज है तो इसका मतलब 2000 करोड़ में से 35% किसके लिए रखा गया है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, 50% किसके लिए रखा गया है, QIBs के लिए, और 15% किसके लिए है, HNI के लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैंने कोटा बताया है ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। एक इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास कि अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी है, IPO आने से पहले की बात कर रहा हूं, उस केस में बेस्ट एग्जांपल है जोमैटो। तो अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी है वो IPO लाना चाह रही है तो उस केस में रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का कोटा सिर्फ 10% होता है। ये सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। ऐसा क्यों है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, राइट। तो ये बात हो गई प्रोसेस की। अब ये सारा कुछ हो जाने के बाद जब वो 3 दिन का ब्रैकेट बंद हो जाता है तो फिर कंपनी देखती है कि कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया उनके पास। इश्यू साइज मैंने जैसे कहा कि अगर 2000 करोड़ है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जितना इश्यू साइज है उतने के लिए ही एप्लीकेशन आए। जो भी मैंने कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए बताया जनरली इससे ज्यादा आ जाता है, राइट। तो हो सकता है वो 4000 करोड़ के लिए आ जाए, 6000 के लिए आ जाए। तो अगर इश्यू साइज से ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ रहा है तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर आप रिसेंट एग्जांपल्स देखेंगे तो IRCTC का जो शेयर्स आया था IPO तो वो 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था। उज्जीवन स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस का आया था वो 165 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी एक शेयर बेचना चाह रही है तो 165 लोग हैं जो उसको खरीदना चाह रहे हैं। तो ये सिचुएशन एक बहुत ही कंपनी के लिए डायलेमा वाली सिचुएशन होती है कि अब किसको शेयर दिया जाए किसको नहीं। तो इसका सॉल्यूशन है, अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं हम, कि अगर आपने एक से ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई किया है तो पहले कंपनी देखती है कि कितना ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो कोशिश ये किया जाता है कि सबको एक एक लॉट मिल जाए। बट जैसा मैंने एग्जांपल दिया 165 टाइम्स है तो ये तो एक एक भी नहीं मिलेगा लॉट। उस केस में कंपनी जो मेथड अपनाती है उसको हम कहते हैं लॉटरी मेथड। तो यानी कि IPO लक पे काफी डिपेंड करता है, राइट। अब ये सारा कुछ हो जाने के बाद, एप्लीकेशन आ जाने के बाद, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है उसे हम कहते हैं लिस्टिंग डेट। यानी कि अब सारा कुछ जो भी था, प्राइसिंग का, एप्लीकेशन आ गया, किसको कितना अलॉट होगा डिसाइड हो गया, अब वो शेयर स्टॉक मार्केट में आ जाता है। जिस दिन वो स्टॉक मार्केट में आ जाता है उसको हम लिस्टिंग डे कहते हैं। तो एक्चुअली जो इन्वेस्टर का माइंडसेट है वो सोचते हैं लिस्टिंग डे पे काफी फायदा होता है, और रिसेंट एग्जांपल में ऐसा हुआ भी है। जैसा मैं आपको बताऊं बर्गर किंग का, वो शेयर 60 रुपीज था उसका इश्यू प्राइस, और जिस दिन वो लिस्ट हुआ वो 100 रुपए से ज्यादा पे लिस्ट हुआ, और 10 दिन के अंदर में वो शेयर 195 रुपीज पे भी चला गया। तो अगर आप इश्यू प्राइस से कंपेयर करके देखो तो 3 गुना हो गया आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट विद इन 10 डेज। अभी करंट प्राइस देखेंगे तो वो समवेयर अराउंड 120 के करीब है। और भी एग्जांपल्स है हमारे पास, जोमैटो का भी ऐसा हुआ, 72 से 76 प्राइस बैंड था, बट जब वो लिस्ट हुआ था तो वो भी लगभग 40% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था। तो जो इश्यू प्राइस है
उससे अगर ज्यादा पे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है अगर शेयर, तो इसे हम कहते हैं लिस्टिंग गेन। तो आईपीओ में जो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टर, या जिस माइंड से ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, वो लिस्टिंग गेन का ही फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे केस में होता है। बट दूसरा बेनिफिट ये है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के। अगर आपको आईपीओ में शेयर्स मिल गया और आप इन्वेस्टेड हैं, तो ओवर द टाइम अगर वो अच्छी कंपनी है, अच्छा शेयर्स है, तो मुनाफा होगा होगा, राइट। बट कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं कि जो इश्यू प्राइस था, आईपीओ प्राइस था, वो डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ। एलआईसी इज वन ऑफ द एग्जांपल। इश्यू प्राइस का ब्रैकेट था 902 से 949, बट जब वो लिस्टिंग डे पे जब बंद हुआ तो लगभग वो 870 रुपए पे बंद हुआ था, और आज उसका प्राइस 650 के करीब है। तो दोनों पिक्चर आपके सामने नजर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आईपीओ आ रहा है किसी कंपनी का, तो हमें बिल्कुल आंख बंद करके उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें बिल्कुल प्रॉपर थॉरो स्टडी करके, जैसा मैंने आपको बताया, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टस है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन है, उसको गो थ्रू करके उसके बिजनेस को समझ के तभी इन्वेस्टमेंट करें, तो ही हमें बेटर गेन के चांसेस हैं। इसमें एक और कंसेप्ट हम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब ये ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है? ग्रे मार्केट एक्चुअली वो मार्केट है जो अनऑफिशियल मार्केट है। आपने देखा होगा 3 दिन का टाइम होता है आईपीओ के आने का। लिस्टिंग से पहले न्यूज रोज आता रहता है कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने 10 टाइम सब्सक्राइब कर लिया, QIBs ने 5 टाइम सब्सक्राइब किया है, या 20 टाइम सब्सक्राइब किया है। तो इससे हमें यह दिख रहा है कि उस शेयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अगर आप सच में आईपीओ का फायदा उठाना चाहते हैं, तो इसमें यह है कि आप फर्स्ट डे ही आईपीओ के लिए अप्लाई ना करें। शुरू के 2 दिन देख लें कि एक्चुअली में उन शेयर्स की आईपीओ की कितनी डिमांड है। अगर ऑब्वियसली बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस आईपीओ के शेयर्स को खरीदना चाह रहे हैं, तो ओवर सब्सक्राइब्ड होगा, और जब भी ओवर सब्सक्राइब्ड होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रीमियम पे लिस्ट होता है। ये तो सारी बात हो गई कि ये सारा कैसे काम करता है। अब अगर आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है, एक्चुअल में किस तरह हम अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको ये एक लाइव हाउ वी कैन अप्लाई फॉर एन आईपीओ, उसका मैं आपको ये वीडियो आगे दिखाना चाहता हूं। इसको पूरा देखें, आपको एक एक बात समझ आ जाएगी, और ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब जैसे मैंने बताया कि आपका कोई डीमैट अकाउंट होना चाहिए आईपीओ अप्लाई करने के लिए। तो मैं एज अ डिस्काउंट ब्रोकर जीरोधा यूज करता हूं, क्योंकि मुझे यूजर फ्रेंडली लगता है। तो उसके लिए हमारे पास काइट ऐप होता है। तो यहां रहा काइट ऐप, मैं इस काइट ऐप को ओपन कर रहा हूं। ये जैसे ही हम ओपन करेंगे, आप अपने बिल्कुल राइट हैंड कॉर्नर में नीचे की तरफ देखेंगे, ये आपका आईडी का आइकन बटन आ जाएगा। इस आईडी आइकन बटन को हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम ओपन करते हैं, तो यहां देखेंगे आप आईपीओ लिखा आ रहा है, राइट। कुछ नहीं करना, इस पेज को खोलते हैं। ओके, अब जैसे ही हमने आईपीओ बटन को क्लिक किया, अब आप देखिए आपके सामने टोटल आईपीओ 17 दिख रहा है, जो कि अपकमिंग है। अब सबसे पहला हमें दिख रहा है साइबर मीडिया रिसर्च एंड सर्विसेज लिमिटेड, CMRSL। अब हम पहले देखते हैं जितने भी हमने टर्मिनोलॉजी की बात की है इस वीडियो में। अब हम देखते हैं, ये देखिए डेट मेंशन है कि आईपीओ ये कब से कब तक ओपन रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, आईपीओ ओपन डेट्स एंड क्लोजिंग डेट। तो क्या है, 27 सितंबर से 29 सितंबर तक, राइट। यानी कि मैंने बताया जैसा कि 3 से 10 दिन के लिए ब्रैकेट खुला होता है, तो इस केस में 3 दिन के लिए खुलेगा, ये परसों खुलेगा। अब इधर हम देखें, प्राइसिंग देखें, तो ये 171 से 180 दिख रहा है, यानी कि यहां हमें प्राइस बैंड दिख रहा है, राइट। तो यानी कि ये किस प्रोसेस से प्राइसिंग किया गया है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस मेथड से, राइट। और नीचे देखें तो लॉट साइज गिवन है जो कि 800 है। बट साथ में आप देखिए ये अपकमिंग है, क्योंकि ये 27 को होगा। रिकॉर्ड में आज 25 को कर रहा हूं, तो अभी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम चेक करें कि कौन सा अभी आज के डेट में हम अप्लाई
कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक और बात बता दूं, यहां देखिए आप 96 टू 96 यानी STLM का जो आईपीओ आएगा वो फिक्स्ड प्राइस इश्यू होगा, यहाँ ब्रैकेट नहीं है। ऐसे ही आप यहाँ देखिए 60 टू 60। ओके, अब यहाँ माफिया ट्रेंड्स लिमिटेड का हमें दिख रहा है जो कि अप्लाई का ऑप्शन है, यानी कि अभी ओपन है, हम कर सकते हैं। और इसका आईपीओ डेट देखें आप 22 सितंबर से 27 सितंबर तक है। तो ओके, हम फटाफट अप्लाई करते हैं। जैसे ही मैंने अप्लाई बटन क्लिक किया, आप देखिए नीचे मेंशन आ रहा है इंडिविजुअल इन्वेस्टर। खुद ही पिक कर लिया है इसने ये ऑप्शन, क्योंकि हम एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम देखें क्या क्या हमारे सामने आया। ओके, सो जिस कंपनी के लिए हम अप्लाई करेंगे उसका नाम क्या है, माफिया ट्रेंड्स लिमिटेड। इन्वेस्टर टाइप क्या है, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है हम। इश्यू डेट्स क्या है इसके, 22 से 27 सितंबर। अब यहाँ पे हम देखते हैं इश्यू प्राइस क्या है। इश्यू प्राइस रेंज देखें तो 28 टू 28, इट मींस दिस इज अ फिक्स्ड इश्यू प्राइस मेथड के केस का है ये। और साथ में लॉट साइज क्या है, इसका मतलब हम, जैसा मैंने आपको बताया, हम आईपीओ में 1 2 3 शेयर नहीं खरीद सकते हैं, उसका हर आईपीओ का एक लॉट साइज फिक्स होता है। तो इस केस में एक बार में आप 4000 यूनिट शेयर्स ही अप्लाई कर सकेंगे। ओके, तो यानी कि ये 28 रुपीज का एक शेयर है। अब यहां देखिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात की जिसको हमने कहा था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब इसका ये लिंक दे रखा है, अगर हम इस लिंक को ओपन करेंगे तो इस कंपनी के बारे में सारे इंफॉर्मेशन हमें इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से मिल जाएगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब पेमेंट करने की बात जब हम करते हैं तो अब बहुत ही आसान है आईपीओ के लिए अप्लाई करने का पेमेंट, जो यूपीआई आईडी के थ्रू हो जाता है इजिली। तो हम ऑलरेडी, मैंने यहाँ यूपीआई आईडी मेंशन कर रखा है जो कि वेरीफाइड भी आपको दिख रहा है, यानी कि जीरोधा से मेरा यूपीआई लिंक्ड है और उसी बैंक अकाउंट और फोन नंबर से है जो कि मैं जीरोधा के लिए यूज करता हूं। तो ऑलरेडी वेरीफाइड आ रहा है। ओके, अब बिड्स की बात करते हैं। तो बिड में क्या है, चूंकि फिक्स प्राइस है, 4000 क्वांटिटी है, तो यानी कि एक बिड के लिए अप्लाई करते हैं हम एक लॉट के लिए, तो हमें कितना अमाउंट पे करना होगा, 1,12,000। अब जैसा मैंने बताया कि एज एन रिटेल इन्वेस्टर हम मैक्सिमम 2 लाख तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब ये सारी चीजें फिल करने के बाद अब यहाँ पे हमसे अंडरटेकिंग मांग रहा है कि ऑब्वियसली वी हैव रेड द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और मैं एक एलिजिबल यूपीआई बिडर भी हूं और मैं सेबी के सारे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग फुलफिल करता हूं। तो मैं इसको चेक बॉक्स में क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया, सबमिट का ऑप्शन ओपन हो गया, राइट। अब मैं सबमिट बटन क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने सबमिट बटन क्लिक किया, आप देखेंगे ये ऊपर मेंशन आ गया लिखा हुआ कि मेरा आईपीओ एप्लीकेशन भेज दिया गया है, राइट। अब यहां देखिए माफिया नीचे आ रहा है एप्लीकेशन 1 जो कि पेंडिंग है। अब जैसे ही ये अप्रूव होता है एप्लीकेशन, तो मेरे यूपीआई आईडी में, जो मेरा फोन पे या भीम जो भी मैं यूज करता हूं, वहां एक नोटिफिकेशन आ जाएगा पेमेंट का। जैसे ही मैं उसे पेमेंट करता हूं तो एक्चुअली होता क्या है, अब वो पैसे मेरे अकाउंट से कटेंगे नहीं, एक्चुअली वो उतना अमाउंट ब्लॉक हो जाता है, राइट। और अगर मुझे आईपीओ में ये जो मैंने बिड भेजा है और ये मुझे अलॉट हो जाता है तो वो अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो फिर वो मुझे वापस जो ब्लॉक है वो अनब्लॉक हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। आप देख रहे हैं कि हमने 5 मिनट में आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया है। देखिए यहाँ पे जैसा मैंने बताया था कि अभी जो हमने एप्लीकेशन सबमिट किया था तो पेंडिंग लिखा आ रहा था, राइट। अब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, तभी यहाँ पे सबमिटेड दिखा रहा है। इट मींस नाउ वी विल गेट द पेमेंट लिंक और पेमेंट ऑप्शन हमारे जो भी हमारा यूपीआई आईडी है, फोन पे या गूगल पे जो भी हम यूज करते हैं वहां पे। तो अब मेरे पास ये पेमेंट करने का भी ऑप्शन आ गया है। तो अब एक बार मैं आपको ये दिखा दूं कि पेमेंट का ऑप्शन किस तरह आता है। तो हमने देखा था, ये देखिए हमारे स्क्रीन पे है सामने, कि जो हमने एक लॉट के लिए अप्लाई किया था तो 1,12,000 रुपए का वो हमारा लॉट बन रहा था। तो ये अब सामने है हमारे पास, ये देख सकते हैं कि ऑथराइज विद इन 30 आवर्स, राइट, कि हमें ये 30 घंटे के अंदर में ऑथराइज करना है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं अप्लाई नहीं करना, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, डिक्लाइन का भी और ऑथराइज का ही। जैसे ही हम इसे ऑथराइज करेंगे तो ये पेमेंट दिस अमाउंट के इक्विवेलेंट हमारे बैंक अकाउंट से ब्लॉक हो जाएगा।
मैंने आपको बताया ये डिडक्ट नहीं होता है, ब्लॉक हो जाता है। और अकॉर्डिंगली अगर हमें अलॉटमेंट मिल जाता है जिस आईपीओ के लिए हमने अप्लाई किया है, तो वो बैलेंस फिर डिडक्ट होगा। और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो फिर ये अमाउंट रिलीज हो जाएगा और हमारे अकाउंट में वापस रिफ्लेक्ट होगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था जिसके थ्रू हम आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी आईपीओ के लिए, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। आईपीओ से रिलेटेड जो भी बातें हमने की, जो भी टेक्निकल टर्म्स हमने यूज किया, और साथ में आईपीओ हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी डाउट आपके अंदर आए रिगार्डिंग आईपीओ, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आई वुड लव टू आंसर। थैंक यू सो मच। प्लीज और इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हो सके तो शेयर करें। थैंक यू सो मच।